जोहार झारखंड। आज 13 सितंबर 2020। आज आपको हम हिस्ट्री वन लाइनर पार्ट 5 टू द पॉइंट बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू शिक्षा पॉलिसी 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट द्वारा पास हो गई है और न्यू शिक्षा प्रणाली जो है वह स्ट्रीम सिस्टम तो समाप्त कर दी है। जैसा कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें 5 ई का महत्वपूर्ण मंत्र दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उन्होंने कहा कि हमें शिक्षा में आसान और नए नए तौर तरीक़ों को बढ़ाना होगा। 5 ई के तहत उन्होंने स्टूडेंट को इंगेज होने के लिए, स्टूडेंट को एक्सप्लोर होने के लिए, स्टूडेंट को एक्सपीरियंस होने के लिए, स्टूडेंट को एक्सप्रेस योर व्यू करने के लिए और अपने क्षेत्र में एक्सेल का मूल मंत्र दिया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 के तहत 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा विषय पर एक कॉन्क्लेव में पीएम मोदी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत की नई उम्मीद की नई आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है। मोदी ने मार्कशीट को छात्रों के लिए प्रेशर सीट और परिवार के लिए प्रेस्टीज सीट बताया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य इस दबाव को दूर करना है। शिक्षा नीति के अमल और सभी जिम्मेदार लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए शिक्षा पर्व का आयोजन किया जा रहा है। यह पर्व 8 से 25 सितंबर तक चलेगा। देश के जाने माने शिक्षाविद, प्राचार्य और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त टीचर इसका हिस्सा बनेंगे। तो नई शिक्षा प्रणाली जो है वह अपने स्टूडेंट को 21वीं सदी के लिए तैयार करने के लिए स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, क्यूरियोसिटी एंड कम्युनिकेशन के साथ आगे बढ़ाना चाहती है। NEP अर्थात न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इस तरह तैयार किया गया है ताकि सिलेबस को कम किया जा सके और फंडामेंटल चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। लर्निंग को इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिसिप्लिनरी, फन बेस्ड एंड कंप्लीट एक्सपीरियंस बनाने के लिए एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप किया जाएगा। इसमें 2 बात तो समझना है। पहला है कि इंटीग्रेटेड लर्निंग यानी अलग अलग स्ट्रीम के विषय तो हम एक साथ पढ़ सकते हैं। यानी कोई बच्चा चाहेगा तो वह साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का किसी में से कोई सब्जेक्ट को लेकर इंटीग्रेट करते पढ़ सकता है। और इंटर डिसिप्लिनरी का मतलब हुआ कि वह 2-3 डिसिप्लिन का अध्ययन एक साथ कर सकता है। यानी वह एक तरफ से साइंस भी पढ़ सकता है, आर्ट्स भी पढ़ सकता है, कॉमर्स भी पढ़ सकता है। यानी इंटर डिसिप्लिन में वह जा सकता है। तो ये हुआ आज आप तो जो है यह अभी आप देखे हैं झारखंड सरकार ने भी 7 सितंबर को जो मीटिंग वेबिनार पर किए थे टीचर लोग के साथ, उसमें भी यह कहा गया है कि बच्चे तक डिजिटल कंटेंट पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स और यूट्यूब चैनल के माध्यम से जब तक कोविड का यह समय है तब तक किया जाए। और उसके बाद भी ये ऑनलाइन तो बढ़ावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वह टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देता है और वह बताता है कि डिजिटली एजुकेशन जो है वह 21वीं सदी की मांग है। अब इसी के साथ अब मैं आज का जो मेरा लेक्चर है वह हिस्ट्री पर है जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला है 1857 के विद्रोह के बारे में नाना साहब ने फ्रांस के सम्राट को लिखा था। अंग्रेजी सरकार के अन्याय शपथ भंग के तार चारों ओर ऐसे दहत रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील की खेती करने वाले किसानों का विद्रोह हुआ।
बंगाल के जो किसान अपने खेतों में चावल उगाना चाहते थे उन्हें नील उगाने के लिए दोनों बागान मालिक मजबूर किया करते थे। सितंबर 1859 को बंगाल के नदिया जिले में गोविंदपुर गांव में किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर विद्रोह कर दिया। दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में चला यह विद्रोह 1860 में नील कमीशन की रिपोर्ट के बाद समाप्त हो गया। सेकेंड जो मेरा है, अब मैं इंग्लिश मीडियम में आपको सिंपल भाषा में मैं फंडामेंटल चीज़ बताने जा रहा हूँ। हिस्ट्री इज ए रिटन अकाउंट ऑफ पीपल, प्लेस एंड इवेंट ऑफ द पास्ट। इतिहास एक लिखित स्रोत है किसी भी व्यक्ति, स्थान और घटनाओं का जो भूतकाल में घटित हुई है। द पीपल हु स्टडी हिस्ट्री आर कॉल्ड हिस्टोरियन। जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री अध्ययन करते हैं, उसे इतिहासकार कहते हैं। प्री हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द इवेंट दैट टूक प्लेस बिफोर ह्यूमन। और पूर्व इतिहास जो है आदमी आने से पहले का अध्ययन करता है। जब हम देखते हैं मनुष्य जब तक लिखना नहीं जानता था तब तक जो इतिहास है उसे प्री हिस्ट्री कहा जाता है। हिस्ट्री हेल्प्स अस एप्रिशिएट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री। इतिहास हमारे देश के सांस्कृतिक धरोहर को वृद्धि करता है। द एंशियंट पीरियड इन इंडिया बिगिंस विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन। भारत में प्राचीन जो इतिहास है वह सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है। हिस्ट्री हेल्प अस अंडरस्टैंड द प्रेजेंट बेटर बाय रिलेटिंग इट टू द पास्ट। इट टेल अस हु वी आर एंड वेयर वी केम फ्रॉम। इतिहास हमें वर्तमान को समझने में मदद करता है अपने भूतकाल के अध्ययन से। इतिहास हमें बताता है कि हम कौन हैं और हम लोग कहाँ से आए हैं, इसका जवाब इतिहास देता है। हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन पीरियड, एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न। इतिहास जो है 3 मेन भाग में अवधि में बांटा गया है। एंशिएंट यानी प्राचीन, मेडिएवल जो है मॉडर्न और एंशिएंट का बीच का पीरियड, मध्यकालीन, और मॉडर्न मतलब आधुनिक जो अभी तक चल रहा है। स्टडीइंग द स्टडी ऑफ अदर कंट्री मेक अस मोर टॉलरेंट। अगर हम विश्व के दूसरे देशों का भी इतिहास जानेंगे तो हम सहिष्णु बनेंगे। सोर्स ऑफ हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड लिटरेरी सोर्स। हिस्ट्री के स्रोत तो हम 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी जो हम देखते हैं जो पुरातत्व है वो हुआ, और दूसरा जो है लिटरेरी सोर्स जो साहित्यिक स्रोत हैं। आर्कियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ थिंग्स दैट वेर क्रिएटेड और यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग लॉन्ग एगो। पुरातत्व एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो उसे वस्तु का साइंटिफिक स्टडी करता है जो बचा हुआ है, अवशेष बचा हुआ है, या जो ह्यूमन बीइंग द्वारा माने मानव जाति द्वारा बहुत समय पहले ही उसका प्रयोग यूज किया गया है। एन आर्कियोलॉजिस्ट स्टडीज दोज ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट द पास्ट। आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्ववेत्ता जो है उस किसी पास्ट के ऑब्जेक्ट से रिक्रिएट करता है प्रेजेंट को। आर्कियोलॉजिकल सोर्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप, आर्टिफैक्ट्स एंड मोनूमेंट। पुरातत्विक जो स्रोत है वो मेनली 2 टाइप के होते हैं, आर्टिफैक्ट और मोनूमेंट। ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट फाउंड इन आर्कियोलॉजिकल साइट आर कॉल्ड आर्टिफैक्ट। मानव द्वारा निर्मित तो वस्तु जो पुरातत्विक साइट से निकलता है तो उसे आर्टिफैक्ट कहते हैं। वो हो सकता है तो टूल औजार हो सकते हैं, शस्त्र हो सकते हैं, पॉटरी, टॉय, ट्वाइन, सील एंड अदर ऑब्जेक्ट यूज्ड इन द पास्ट। यानी आर्टिफैक्ट कुछ ऐसे वस्तु हो सकते हैं जो इतिहास में मनुष्य द्वारा प्रयोग किए गए हों,
या तो वह तो औजार उनके हो सकते हैं, उनके अस्त्र हो सकते हैं, उनके बर्तन हो सकते हैं, उनके खिलौने हो सकते हैं, उनके सिक्के हो सकते हैं, उनसे मुद्राएं हो सकते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। द स्टडी ऑफ द कॉइन इज नॉन ए न्यूमिस्मेटिक, सिक्कों का अध्ययन तो न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। मोनूमेंट्स आर बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। मोनूमेंट जो है स्मारक एक बिल्डिंग होता है जो ऐतिहासिक महत्वता होता है, जैसे किला, महल, मंदिर, या जो आपका टॉम्ब होता है, आर एग्जाम्पल ऑफ मोनूमेंट। द ग्रेट स्तूप इन द सांची मध्य प्रदेश इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनूमेंट्स इन इंडिया। मध्य प्रदेश में स्थित सांची का स्तूप जो है भारत का सबसे पुराना मोनूमेंट है। Literary source of history include all the written records or words that provide information about the past. Literary साहित्यिक स्रोत में आते हैं सभी रिटर्न रिकॉर्ड, जो लिखा हुआ है काम है वो आता है, जो हमारे पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज एपिग्राफी। हम एपिग्राफी जो है ये अध्ययन करता है जब हम किसी इंस्क्रिप्शन माने जो लिखा हुआ चीज़ तो हम पढ़ते हैं, चाहे वो अभिलेख हो, अभिलेख तो पढ़ने का जो विज्ञान है उसे एपिग्राफी कहते हैं। रिटन रिकॉर्ड में बी रिलीजियस राइटिंग, ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज। रिटन रिकॉर्ड में हम देखते हैं कि जो धार्मिक लेखन हैं वो भी आते हैं, ऑटोबायोग्राफी भी आते हैं, आत्म जो हम लोग लिखते हैं आत्म जीवनी जो लिखते हैं, बायोग्राफी भी आते हैं। ऑटोबायोग्राफी इज अ लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय द पर्सन देमसेल्फ। जैसे बाबरनामा एक ऑटोबायोग्राफी है जो बाबर के द्वारा ही लिखा गया था, यानी स्वयं से आत्म जो हम लिखते हैं, अपने से लिखते हैं, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। व्हेन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन इज रिटन बाय समवन एल्स इट इज कॉल्ड ए बायोग्राफी, एंड Akbar's biography written by other people because Akbar is not capacity to write। अकबर लिख नहीं सकता था, इसलिए उसका बायोग्राफी जो है अकबरनामा लिखा गया अबुल फजल के द्वारा। तो वह अबुल फजल जो है अकबर के बारे में लिखा तो उसका बायोग्राफी हो गया। रिटन रिकॉर्ड्स कैन आल्सो इंक्लूड अकाउंट्स ऑफ ट्रेवलर। लिखित रिकॉर्ड में हम भारत में आए गए ट्रेवलर के बारे में तो ही हम लोग मानते हैं। मोनूमेंट, टैप्स एंड इंस्क्रिप्शन आर प्रोजेक्टेड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जितने भी मोनूमेंट हैं, टेब हैं या इंस्क्रिप्शन है, सब ASI द्वारा प्रोटेक्टेड किए जाते हैं। आर्टिफैक्ट्स लाइक कॉइन्स एंड सील्स आर प्रिजर्व्ड इन म्यूजियम्स अक्रॉस द कंट्री। और जो आर्टिफैक्ट्स हैं, वो कॉइन हैं, सिक्के हैं, वह म्यूजियम में रखे जाते हैं। सेटलर नॉन रिलीजियस टेस्ट में आते जो हैं वह प्रिजर्व करते हैं इन द नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया। नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया में जो हैं नॉन रिलीजियस टेस्ट तो प्रिजर्व किए जाते हैं। एन आर्कियोलॉजिस्ट इज अ ट्रेंड स्कॉलर हु एस्टेब्लिश साइट्स एंड एनालाइसिस द ऑब्जेक्ट फाउंड देयर इन ऑर्डर टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री। पुरातत्ववेत्ता एक ट्रेंड स्कॉलर विद्वान होता है जो साइट तो एस्टिमेट मतलब होता है, उसको एनालिसिस करता है ऑब्जेक्ट तो, और ऑर्डर में रखता है ताकि हिस्ट्री तो रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। हिस्ट्रियन वाज बोथ आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्स टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। लेकिन एक इतिहासकार है, आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य तो भी और लिटरेरी सोर्स तो भी मिलाकर पास्ट तो रिकंस्ट्रक्ट करता है। An almanac is an early calendar that contains information about various subjects such as festivals, weather, time of sunrise, sunset, the best time to plant crops, changing phases of the moon, tides, and the position of the planets। पंचांग जो होता है एक वार्षिक कैलेंडर होता है जिसमें विशेष सूचनाएं संकलित रहते हैं, जैसे त्योहारों के बारे में, मौसम के बारे में, सूर्योदय और सूर्यास्त के बारे में, तब हम कौन सा प्लांट तो रोपें, बेस्ट टाइम उसका क्या है, चांद क्या कौन फेज में चेंज हो रहा है, टाइड्स और मतलब ज्वार पतवार के बारे में भी जानते हैं।
The Gregorian calendar was introduced by the Pope Gregory XIII in 1582 as a revision to the Julian calendar that was followed for a long time in Europe. ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है पॉप ग्रेगोरी तेरह के द्वारा 1582 में जूलियन कैलेंडर तो रिवाइज के रूप में लिखा गया था। द जूलियन कैलेंडर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द रोमन रूलर जूलियस सीजर अराउंड 45 BC। जूलियन कैलेंडर जो था 45 BC में रोमन शासक जूलियस सीजर ने इंट्रोड्यूस किया था। The Islamic calendar is a lunar calendar used by Muslims around the world. It is also known as the Hijri calendar. Each year has 354 or 355 days divided into 12 months. Each month begins approximately at the time of the new moon. The number of days in each month alternate between 29 and 30 days. इस्लामिक कैलेंडर जो है चंद्र पर आधारित मुस्लिम का कैलेंडर है, उसे हिजरी कैलेंडर भी कहते हैं। हिजरी कैलेंडर में 354 या 355 दिन का होता है जो 12 महीनों में बांटा हुआ रहता है। हर महीना का जो शुरुआत होता है न्यू मून नया चंद्र जो आता है उससे होता है, और नंबर ऑफ डे जो होता है मंथ का जो है 29 और अगले 30 फिर 29-30 पर चलता है। Such calendar was adopted as the national calendar of India on 22 March 1956। Such calendar जो है वह भारत सरकार के द्वारा 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर बनाया गया। The first month in the such calendar is Chait। The first day of the Chait usually coincides with 22 March। In the such calendar, 2 leap year have 366 days। During leap year, Chait was 31 days, and on such year, Chait begins on 21st March. The such calendar is partly based on the cycles of the moon, hence it is a lunisolar calendar। सत कैलेंडर जो है उसका पहला महीना चैत होता है। चैत महीना जो है हर साल 22 मार्च तो हो पड़ता है पहला दिन। सत कैलेंडर में भी लीप ईयर 366 दिन का होता है, और जिस वर्ष लीप ईयर होता है उसमें चैत 31 दिन का होता है, और उस साल चैत 23 मार्च तो शुरुआत होता है। सत कैलेंडर जो है वह आधा मून पर है और आधा सूर्य पर है, इसलिए इसे चंद्र सूर्य कैलेंडर भी कहा जाता है। At present, both the Sat and the Gregorian calendar are followed in India। वर्तमान में सत और ग्रेगोरियन कैलेंडर दोनों तो मिला जुला रूप हमारे भारत में प्रयोग होता है। इन पूस द क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड। सत कैलेंडर ते पूस महीना में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक साल। ग्रेगोरियन कैलेंडर बिगिन्स ऑन 1 जनवरी। ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरुआत 1 जनवरी से होता है। डेट्स ऑफ इवेंट ऑन सत कैलेंडर चेंज एवरी ईयर। सत कैलेंडर में जो भी घटना जो है वह प्रत्येक साल चेंज होते रहते हैं, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर में चेंज नहीं होता है, फिक्स रहता है। द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ द थ्रस्ट वाज ट्रिस्ट रिफर्ड टू एज द BC और बिफोर थ्रस्ट। The period after that was known as AD or Anno Domini, a Latin term meaning in the year of our Lord. But nowadays, most historians use the term BCE or before Roman era in place of BC and CE or Roman era in place of AD। जैसे हम जानते हैं कि ईसा पूर्व और ईसवी, उसी तो हम इंग्लिश में देते हैं BC और AD लिखते हैं। BC का मतलब हुआ ईसा पूर्व यानी बिफोर थर्स्ट चीट्स, और द पीरियड ऑफ द ईसवी जो हुआ AD हुआ यानी आफ्टर बर्थ ऑफ क्रिस्ट। तो AD जो है उसका फुल फॉर्म एनो डोमिनी है, लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है हमारे भगवान के साल में, इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। अब लेकिन जो है हिस्टोरियन जो है इसको आप नए रूप से लिखते हैं BCE, मतलब बिफोर रोमन एरा इन प्लेस ऑफ BC। BC के बदले में BCE लिखते हैं, और C लिखते हैं जो AD के बदले में लिखते हैं रोमन एरा। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री।
This means that the people of India choose their own leader. This process of choosing is known as election. भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, देश है। इसका मतलब हुआ कि भारत के जनता जो है अपने नेता तो चुनते हैं और जिस मेथड के द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा चुनते हैं उसे चुनाव कहते हैं। In India, all the citizens who are above 18 years are allowed to participate in election. During election, citizens choose the leader they want by casting their vote. भारत में सभी नागरिक जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है उसे चुनाव में भाग लेने के लिए अलाउ है और इलेक्शन में वह अपना वोट कास्ट कर अपने नेता तो चुन सकते हैं। The subject that defines the rights and duty of the people and describe the function of a government is called civics. civics क्या है? civics में हम नागरिक शास्त्र में पढ़ते हैं अपने अधिकारों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में और सरकार के त्याग के बारे में। Japan is the one of the first country to spin into the sunlight every morning. It is therefore called the lands of the rising sun. जापान जो है पहला देश है जो सूर्य की रोशनी तो सामने आता है प्रत्येक सुबह, इसलिए जापान तो लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। द इमेजिनरी लाइन दैट सेपरेट्स द लाइटेड पोर्शन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द पोर्शन विच इज इन द डार्कनेस इज नोन एज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। एक इमेजिनरी लाइन है जो लाइटेड पोर्शन या हम देते हैं पृथ्वी तो आप लाइट देते हैं, कहीं पर आप एक पॉइंट जहाँ है पोल है वहाँ पर आप देते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा डार्कनेस रहता है, लाइट का डार्कनेस रहता है, उसी तो हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। द टाइम जस्ट बिफोर सनराइज व्हेन देयर इज ए फेंट लाइट इन द स्काई इज कॉल्ड डॉन एंड द टाइम जस्ट आफ्टर सनसेट इज कॉल्ड द डस्क। The soft light in the sky at dawn and dusk is called twilight. सुबह जब सूर्य उगता है तो वो थोड़ा सा कम लाइट रहता है जिसे हम डॉन कहते हैं, और जब सूर्य अस्त हो जाता है तो उसमें जो लाइट कम हो जाता है उसको हम डस्ट कहते हैं, और जो थोड़ा सा लाइट रहता है डॉन और डस्ट के बीच में उसे हम ट्विल्ट कहते हैं। जो थोड़ा सा लाइट रहता है ना सुबह का समय जो थोड़ा लाइट रहता है, शाम के समय जो थोड़ा लाइट रहता है उसे ट्विल्ट कहते हैं। द शेप ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ए जियोड। पृथ्वी का जो शेप है उसका एक अलग नाम है, भौगोलिक नाम है, उसे जियोड कहा जाता है, दुलाब। द अर्थ नॉट ओनली स्पिन ऑन इट एक्सिस इट आल्सो मूव अराउंड द सन एट द सेम टाइम। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। पृथ्वी न अपने धुरी पर तो नाचती ही है, साथ साथ तो अपने नाचते हुए वो अपना सूर्य के चारों ओर भी नाचती है। तो अर्थ सूर्य के चारों ओर जो राउंड करती है उसे हम रिवोल्यूशन या परिभ्रमण कहते हैं। द अर्थ फॉलो द फिक्स्ड पथ राउंड द सन, दिस पथ इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट। और पृथ्वी जो है एक फिक्स्ड पथ पर, एक निश्चित पथ पर ही सूर्य की परिक्रमा करती है और उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। द चेंजिंग सीजन इज इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन। जो मौसम में परिवर्तन आता है उससे हम रिवोल्यूशन के कारण ही परिवर्तन आता है। On 21st June, the sun is directly overhead at the noon at the tropic of Cancer. This day is known as the summer solstice. It is the longest day of the year in the northern hemisphere. उत्तरी गोलार्ध में 23 जून को सूर्य पृथ्वी के एकदम रहता है, तर्क रेखा पर रहता है और 23.5 डिग्री नॉर्थ पर रहता है, और यह समर सोलिस्ट कहलाता है जो पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है। और इसी दिन 23 जून तो है हम लोग योगा दिवस भी मनाते हैं। ऑन 22 December, the sun is directly overhead at the noon at the tropic of Capricorn. This day is known as the winter solstice. It is the longest day of the year in the southern hemisphere. दक्षिण गोलार्ध में 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य सीधा रहता है, सीधा पड़ता है और वहाँ पर सबसे लंबा दिन होता है, उसे हम विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। धन्यवाद। आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा इसे ज़रूर
कमेंट बॉक्स में कहें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों के बीच इसे शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।